हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बायजूस एग्जाम प्रेप। ये जो हमारा सेशन होने वाला है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, हमारी जो डेली सीरीज चल रही है, हम जिसमें आपको रोज करंट अफेयर्स लेके आते हैं अलग अलग सोर्सेज से। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, चाहे वो द हिंदू से हों, चाहे इंडियन एक्सप्रेस से हों, चाहे वो पीआईबी से हों या फिर और भी अदर अखबार होते हैं, उनसे हम आपके लेके आते हैं। ये जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, ये आपका जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, ये सब में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, यूजफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं 9th ऑफ जैन के करंट अफेयर्स। इसमें हमारा जो पहला न्यूज आइटम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस। ये एक ऐसा न्यूज आइटम है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में सुना होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, किसकी मेमोरी में मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है। प्रवासी भारतीय दिवस नोन एज नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, इसको नॉन रेसिडेंट इंडियन डे भी कहा जाता है। होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन कैलेंडर, इसका एक इंपॉर्टेंट स्थान होता है भारतीय कैलेंडर में। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन 9th ऑफ जनवरी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th ऑफ जनवरी। इट सर्व्स एज अ ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ ओवरसीज इंडियंस कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि एक तो जो मैं आपको अंडरलाइन करूंगा या फिर ब्रैकेट में रखूंगा, ये चीज आपको अपने नोट्स में नोट करनी है। जी वेलकम टू द क्लास। तो ये चीज आपको अपने नोट्स में नोट करनी है, क्योंकि अगर आपका ऐसे सवाल पूछता है, अगर वो 4 डेट बोलेगा आपको ABCD, तो सपोज वो दे देगा आपको वर्ल्ड वेटलैंड डे का एक दिन दे देगा, प्रवासी भारतीय दिवस का दे देगा, और इसी तरीके से कोई सॉइल डे दे देगा, एनवायरमेंट डे दे देगा, और फिर आपको मैच करवाएगा इनमें से। तो इनमें इन टाइप के क्वेश्चनों में फायदा क्या होता है कि अगर आपको एक भी डेट पता है तो आप एलिमिनेट कर पाते हो ऑप्शंस और सही जवाब पे आ पाते हो। इट सर्व्स एज अ ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। जो भारतीय डायस्पोरा है उसने बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत के डेवलपमेंट में। तो अब आपका जवाब होगा कि कैसे सर, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो जैसे आपके नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, पहली बात तो आपको यह जानना जरूरी है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस क्या होते हैं, ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी क्या होती है। ये आईआर की क्लास नहीं है, बट बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कितने दिन से सरकार क्लासिफाई करती है। वो होता है 180 डेज। अगर कोई व्यक्ति 180 दिन से ज्यादा भारत के बाहर रह रहा है, 180 दिन से ज्यादा भारत के बाहर रह रहा है, तो वो एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। ये मार्क क्या किया जाता है, किसकी याद में? दिस डे ऑल्सो मार्क्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब यहां पे किस चीज का यूज आएगा बच्चों? यहां पे आपका आएगा कि आपने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है नहीं पढ़ी है। खाली करंट अफेयर से काम नहीं चलता है, खाली करंट अफेयर से काम नहीं चलता है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। गांधी जी कब आए थे? गांधी जी को वहां पे कैसे रेसिज्म का सामना करना पड़ा था, नस्लभेद का सामना साउथ अफ्रीका में। एक बहुत ही पॉपुलर सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गांधी जी ने इंडिया में आके अपना पहला जो मूवमेंट था या सत्याग्रह था, वो कौन सा वाला था? वो कौन सा सत्याग्रह था? मैं आपको बता देता हूं कि उसका नाम था
चंपारण सत्याग्रह। अनगिनत टाइम्स, जब मैं बोल रहा हूं अनगिनत टाइम्स तो बहुत बार इस चीज से सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, कि गांधी जी जब भारत में आए थे तो उनके साथ जो उन्होंने पहला लॉन्च किया था, अच्छा ऑल इंडिया लेवल पे, पूरे भारत के लेवल पे ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस पर्पस के लिए था, उसका उद्देश्य क्या था। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा रिवाइज करवाता। इसमें जो इंडिगो फार्मर्स थे, इंडिगो फार्मर्स, उनकी समस्याओं को लेके था। उनकी समस्याओं को लेके था, और जो पूरे भारत के लेवल पे था, ऑल इंडिया लेवल पे जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था, कौन बताएगा। वो था आपका, जी हां, वो था आपका राउलेट सत्याग्रह। राउलेट सत्याग्रह। अब ये राउलेट कौन थे, इसके खिलाफ सत्याग्रह क्यों करना पड़ा था, ये आप जाइए अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की किताबें पढ़िए, उसमें से देखिए। ये जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिक्कत आती है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में, आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए, उसमें हमने आपको इतने सिंपल तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रखी है कि आप एक बार पढ़ोगे और एक बार रिवाइज करोगे, यू आर डन एंड डस्टेड, आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो। तो चलिए बच्चे, ये मार्क करता है कि गांधी जी का भारत में आना सन 1915 में, गांधी जी का भारत आना सन 1915 में। पहला इनॉग्रल सेलिब्रेशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कब हुआ था, ये हुआ था सन 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अनिवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, भारतीय कैलेंडर के एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। गांधी जी के रिटर्न जब 1915 में पहली बार आए थे जब मनाया जाता है, और इसका पहला उद्घाटन सन 2003 में हुआ था। आज 9 जनवरी है, आप सबको पता होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आज का अगला आर्टिकल। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैंने आपको बताया, अब इसका आप जवाब दें इस सवाल का। बहुत आसान सवाल है, बार बार रिवाइज किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को। चलिए आसान सवाल था, अब क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो आप मेरे हिसाब से कभी नहीं भूलेंगे। ये मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 60,000 करोड़ इन रिवर क्रूज टूरिज्म एंड ग्रीन वेसल्स। सरकार जो है 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जो रिवर क्रूज टूरिज्म है उसके अंदर। क्रूज टूरिज्म आपने देखा होगा, अगर कोई ईस्टर्न इंडिया की साइड है, बनारस में आपको क्रूज सिस्टम मिल जाए, इतने लेवल पर डेवलप नहीं है, लेकिन अगर जो गोवा साइड है या मुंबई साइड है वहाँ पे आपका रिवर्स क्रूज टूरिज्म है। जो आपके आइलैंड साइड है वहाँ पे रिवर्स क्रूज टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अनाउंस अ सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट। ये मार्क आपको याद रखना है, सरकार का इनिशिएटिव है। 60,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, किस वर्ष तक लगाए जाएंगे सर, ये 2047 तक, बाई 2047, इन द डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स क्रूज टूरिज्म एंड इको फ्रेंडली वेसल्स। इससे क्या होगा, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो बच्चा जब आप मेंस में अपने मुख्य परीक्षा में आंसर लिखोगे, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं चिंता जतानी है कि हम इस पे फोकस तो कर रहे हैं टूरिज्म पे, सरकार का इनिशिएटिव भी अच्छा है, लेकिन हमको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी ये जो वाइल्ड, ये जो अंडर सी, हमारे समुद्र के नीचे जो भी जानवर वगैरह पाए जाते हैं, छोटी छोटी फिशेज होते हैं, और जो रिवर या सी का इकोसिस्टम होता है, या सी का जो इकोसिस्टम होता है, ये डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो हमें किस चीज के ऊपर जाना है? ये जाना है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा। कौन बताएगा कि लाइफ अंडर सी, ये आया हुआ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाइफ अंडर सी, समुद्र के नीचे की जिंदगी, लाइफ अंडर सी, ये हमारा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? ये हमारा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? चलिए आप लोग देखिएगा, बाकी के जितने भी आपके 17 के 17 एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। क्रम वाइज आपको सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद होने चाहिए। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वियतनाम विनफास्ट अनवील्स 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में वियतनाम के विनफास्ट ने तमिलनाडु में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण सुविधा के लिए 2 बिलियन के निवेश का खुलासा किया है। आपको पहले तो देश जानना है और उसकी कंपनी जाननी है, और आप देखोगे चाहे वो ओला हो, उसने भी अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तमिलनाडु में लगाई है। तो ऐसा क्या है कि सर जो कंपनियां हैं, जो आप देखोगे भारत में जो आपकी जितनी भी 4 व्हीलर्स होते हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो ज्यादातर आपको तमिलनाडु में या फिर बेंगलोर में मिलेगा, और बेंगलोर में भी आपको कम मिलेगा, ये ज्यादातर आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। ज्यादातर आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। और तमिलनाडु में क्या है, एक तो जो आपका चेन्नई है वो सी के पास है, तो उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसका बहुत हाई रहता है। सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल फैसिलिटी अगर हम यूपी में लगाएं, यूपी से अगर मथुरा में लगाना चाहें या फिर कहीं भी लगाना चाहें, फिर उसको अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसको बहुत खर्चा आएगा इस चीज में। तो इसीलिए हमेशा कोशिश होती है कंपनियों की कि उसको जितना सी के समुद्र के पास हो सके उतना पास में लगाया जाए। दूसरा रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बता रहा था, ये आपका जो मुख्य परीक्षा होता है GS1 का, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। उसमें आपसे पूछा जाता है कि अलग अलग जो आपके एरियाज है वहां के डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट बहुत हाई है। स्किल डेवलपमेंट है जो थ्रू आउट सदर्न स्टेट्स है, हमारे जितने भी सदर्न स्टेट में, उसमें बहुत ज्यादा स्किल डेवलपमेंट रहता है। और तीसरा होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज होती हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। तो हमने आपको ये पूरा बता दिया कि इसका पर्पस क्या था, कौन से देश की कंपनी है विनफास्ट ये लगा रही है, और साउथ में ही क्यों कंपनी ने, साउथ के जो आपका
थूथुकुडी जो जगह है, वहां 5 साल तक चलने वाली परियोजना के पहले चरण के लिए $500 मिलियन, ये पहले चरण के लिए $500 मिलियन। ओवरऑल जो इसने कंपनी ने लगाने का फैसला किया है वो है $2 बिलियन, $2 बिलियन। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें दो डाटा है, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानना जरूरी है, इन्होंने जो डाटा दिया है वो भी जानना जरूरी है। इंडिया जीडीपी लाइकली टू ग्रो बाय 7.3% इन FY 2024। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस का डाटा, यूएन रिपोर्ट रिवाइजेस इंडिया जीडीपी प्रोजेक्शन डाउनवर्ड टू 6.2 फॉर 2024। दो अलग अलग डाटा है, दो अलग अलग डाटा है। ये एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, उसने 6.2 का अनुमान लगाया है 2024 के लिए। तो हमको दोनों जानना जरूरी है कि 7.3 जो है किसने लगाया है, ये आपके एनएसओ ने लगाया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और उसका यह भी मानना है कि अगर इंडिया इसी पेस पे चलता रहा तो इंडिया विल रिटेन इट्स क्राउन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। उस गति से वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% जीडीपी वृद्धि के बाद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपना ताज बरकरार रखेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना में, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो चाइना में जो है ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो चाइना जिसके लिए जाना जाता था, जिस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाइना जाना जाता था, उस उतनी तेजी से अभी चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर है, अब जो आप बच्चों ने सुना होगा, कौन बचाएगा मेरे को, कि चाइना 1+ पॉलिसी, चाइना +1, चाइना +1 क्या है? चाइना +1 में मतलब ये है सर कि जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना में लोकेटेड थी, अब वो चाइना के अलावा दूसरी और जगह देख रही हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में हुआ करता था, कि अब वो, क्योंकि कोरोना के बाद और बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट रहा है चाइना के खिलाफ, तो चाहे वो वियतनाम हो, तो भारत के पास एक अच्छा मौका है इस चीज को भुनाने का, कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला सके उतनी ज्यादा लेके आए, उससे हमारे देश में बहुत सारा रोजगार भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट की हमारे यहाँ समस्या है। तो ये था आपका आज का तीसरा न्यूज आइटम। एक और इंपॉर्टेंट आज का न्यूज आइटम हम देखते हैं। डेनमार्क लॉन्चेस ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ये इसका नाम है, टू ड्राइव सस्टेनेबल कोलैबोरेशन एट GIM 2024। अब दो चीजें इसमें, या तो सवाल यहां से बन सकता है कि ये बताइए कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत ने किस देश के साथ साइन की थी? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत ने किस देश के साथ साइन की थी? और दूसरा आपका सवाल बन सकता है कि किस देश ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? तो उसका आंसर हो जाता है डेनमार्क। डेनमार्क कहां का कंट्री है? डेनमार्क का कौन कौन पड़ोसी देश है? क्या डेनमार्क एक लैंडलॉक कंट्री है? ये सब चीजें आपको जाननी होती है। आपका चाहे RO में आप देखोगे उसका क्वेश्चन पेपर उठा के, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। तो इसीलिए आपको डेनमार्क और उसके पड़ोसी देश भी जानने हैं, और ये जो करंट अफेयर है ये भी जानना है कि ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया जो लॉन्च किया गया है वो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए लॉन्च किया गया है। द GFAI aims to accelerate collaboration in sustainable energy solution sector, aligning with the joint global objective of carbon neutrality.
अच्छा, भारत ने पंचामृत, आप बताएंगे नीचे कमेंट करेंगे मेरे को कि पंचामृत भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किए थे। उसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या भारत ने कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है या नहीं की? क्या भारत ने कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है या नहीं की? और अगर भारत ने कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है तो वो कब तक की है, कौन से साल तक की है? उसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि उसका जवाब है सन 2070, 2070। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करना होता है, और उससे आपका जो फाउंडेशन बनता है वो इतना स्ट्रांग बनता है कि आप टॉप कंटेंडर हो जाते हो एग्जाम निकालने के लिए। करंट प्लस स्टैटिक दोनों। GFAI का लक्ष्य कार्बन तटस्थता के संयुक्त वैश्विक उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाए हुए स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाना है। ये इसका हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अब ये आपका सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, हमने जो बताया है उसी का हमने एमसीक्यू बनाया है ताकि आप साथ साथ पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। क्या होता है कि खाली पढ़ते हैं तो एक दो दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन साथ में अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें वो याद रहती है चीज। किस देश ने GIM 2024 में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया? इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस। इसका आंसर अभी हम देख चुके हैं कि जर्मनी होना चाहिए, जर्मनी नहीं डेनमार्क होना चाहिए। अगले न्यूज आइटम की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 81st गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, आप देखा होगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड से सवाल पूछा जाता है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड से सवाल पूछा जाता है तो इसमें जो मूवी थी कौन सी? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर, अगर जिसने ये मूवी नहीं देखी है मैं सजेस्ट करूंगा आप देखो। ये मूवी आपके, ये सिर्फ ना कि एक अच्छी मूवी है बल्कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट पे भी बनी है। जो आपका अमेरिका ने जो बम गिरे थे जापान के ऊपर, उसके ऊपर ये मूवी बनी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। इसके जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स माने जाते हैं पूरी दुनिया के। ओपनहाइमर। सिलियन मर्फी बेस्ट एक्टर अवार्ड। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? सिलियन मर्फी को। द फिल्म ओपनहाइमर वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ड्रामा मूवी। एडिशनली सिलियन मर्फी won a Golden Globe for the best drama film actor for his role as father of atomic bomb। फादर ऑफ एटॉमिक बम, तो इनका रोल जो प्ले किया था वो एक्टर का नाम था सिलियन मर्फी। जी चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट AI ओडेसी। Microsoft's AI Odyssey to upskill 1 lakh Indian developers। 1 lakh Indian developers। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि हर जगह यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका यूज आप लोग कितने बच्चे आजकल अपनी, चाहे वो आपकी PCS की प्रिपरेशन क्यों ना हो या फिर कंटेंट मेकिंग हो या चीज जाननी हो, उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं। चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो वो बहुत बेसिक लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आजकल जो है ऑलमोस्ट हर जगह AI जो है अपना पैर फैला चुका है। और इससे क्या होता है कि अगर
अगर कुछ लोग इस चीज को सीख लेते हैं, क्योंकि ये आने वाली टेक्नोलॉजी है, आने वाली टेक्नोलॉजी है, और भविष्य में जो लोग एआई के साथ उसको सीखेंगे, उसके साथ स्किल्ड होंगे, वो लोग जो है अपना, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो, उसको रिटेन कर पाएंगे। और जो लोग नई टेक्नोलॉजी से पीछे भागते हैं वो रेस में भी पीछे रह जाते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनकी जॉब भी खतरे में है, उनकी जॉब भी खतरे में है, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरीके का कोड एआई कर सकता है, जिस तरीके का कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कर सकते हैं, उस तरीके का कोड एक अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नहीं कर सकता है। तो उसी चीज को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक लॉन्च किया है एआई ओडेसी से, जिसका उद्देश्य है कि अपस्किल करना 1 लाख इंडियंस को। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एआई ओडेसी पहल का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य डेवलपर्स को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप एआई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है, क्योंकि आप में वो एआई का यूज कैसे करना है वो स्किल होनी चाहिए। तो आपको 2 चीज जाननी है, एक तो प्रोग्राम का नाम क्या है, और दूसरा किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है बच्चों। अगले न्यूज आइटम की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप लोग सवाल कीजिए, उसी में से मैंने आपके लिए एमसीक्यू बनाया है और ये बहुत आसान है। अभी हमने देखा है कि सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में एआई ओडेसी पहल शुरू की है। जवाब है इसका माइक्रोसॉफ्ट। अगला जो 2 फैक्चुअल चीज है वो हम देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको याद करना होगा कि जो हमारे इनसे पहले जनरल पांडे से पहले जो आर्मी चीफ थे, उनका नाम था जनरल एम नरवणे। उनकी एक किताब आई है, उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। क्या नाम है किताब का? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, और अगला हम देखते हैं कि किर्गिस्तान जो कंट्री है, उसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। तो स्नो लेपर्ड, आपको ये जानना जरूरी है कि स्नो लेपर्ड जो है भारत में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। स्नो लेपर्ड क्या हो रहा है? स्नो लेपर्ड अगर मिलते हैं तो ज्यादा किस जगह मिलते हैं, कौन से एरिया में मिलते हैं? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलते हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं? उसके बाद आप इसका आईयूसीएन स्टेटस भी देख सकते हैं कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का। क्या ये वल्नरेबल स्पीशीज है या फिर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या है?
थोड़ा आप मैपिंग भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किर्गिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है। इस तरीके से लिंक कीजिए कि अगर आप कोई स्टैटिक टॉपिक पढ़ते हैं उसको अपने करंट अफेयर्स के साथ साथ अपनी स्टैटिक किताब भी उठाइए। जैसे यहाँ पे आप मैपिंग खोल सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं कि किर्गिस्तान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, वो सब देख सकते हैं। अगला जो आइटम है वो यूपी स्पेसिफिक है, ये यूपी स्पेसिफिक है, तो इसीलिए इसको भी नोट बना के रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन इंडस फूड 2024 showcasing the diverse food ecosystem. It is being organized as India Exposition Mart Greater Noida. इसमें से अगर एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन बनाना चाहे तो बोल सकता है कि इंडस फूड 2024 कहां पे हुआ था। तो पहला ऑप्शन अगर वो दे दे आपको गाजियाबाद, दूसरा दे दे लखनऊ, तीसरा दे दे नोएडा और चौथा दे दे अयोध्या, क्योंकि अयोध्या न्यूज में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हुआ था हमारा ग्रेटर नोएडा में हो। तो 3 ये फैक्चुअल चीजें थी, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने को था नहीं। मैं ये आप अलग से एक जो कॉलम बना के लिख सकते हैं ताकि ये चीज आपको याद रहे कि किस देश ने डिक्लेयर किया था। ये जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किसकी किताब है, और जो हमारा इंडस फूड 2024 हुआ था ये हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, यूपी के। अब ये आज का ट्रिविया है, 8th ऑफ जनवरी या फिर 9th ऑफ जनवरी, मैं श्योर नहीं हूं एग्जैक्ट डेट का, बट सुल्तान महमूद ने जो सोमनाथ टेम्पल है उसको लूटा था और उसको डिस्ट्रॉय किया था। इसमें मैं एक सवाल पूछूंगा, ये मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया। उससे पहले आज हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब से सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो है गवर्नमेंट जो है रिवर्स क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक कितने रुपए उसमें इन्वेस्ट करने वाली है, 60,000 करोड़ का उसमें अमाउंट था। फिर हमने वियतनाम ने डाला कि वियतनाम ने $2 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में किस स्टेट में लगाने का फैसला किया है, तो जो था आपका तमिलनाडु। फिर हमने देखा कि जो एनएसओ का डाटा है और यूएन का डाटा है उसके हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत होने वाली है, यूएन के हिसाब से गिरने वाली है, और एनएसओ के हिसाब से जो भारत जो है अभी इमर्जिंग लीडर है जीडीपी के मामले की बात की जाए, तो जीडीपी के नंबर्स की बात की जाए। फिर डेनमार्क ने जो है ग्लोबल फ्यूल अलायंस इंडिया किया है सस्टेनेबल एनर्जी को आगे बढ़ावा देने के लिए, इसको हमने देखा था। फिर हमने कुछ स्टैटिक देखा था कि जो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट मूवी का टाइटल किसको मिला था। इसमें हमने देखा था ओपनहाइमर को मिला था। मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे आपको। फिर हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एआई ओडिसी नाम का एक पहल का अनावरण किया था। उसका उद्देश्य क्या था, क्यों माइक्रोसॉफ्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज को लेके आगे बढ़ रहा है, इस इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो मैं आपको बताना भूल गया, चैट जीपीटी है, इसके फाउंडर का क्या नाम है और इसमें मेजर इन्वेस्टर कौन सी कंपनी है, इसमें कौन इसको ओन करता है, मेजर इन्वेस्टर कौन सी कंपनी है, ये भी आपको देखना है। इसको आप होमवर्क में नोट कीजिए, ये आप देखिएगा। फिर जो है हमने कुछ स्टैटिक 3 चीजें देखी थी कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब, और जो है स्नो लेपर्ड को किसने अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है,
और जो हमारा इवेंट था इंडस फूड 2024, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? उत्तर प्रदेश के। चलिए इसी श्रृंखला में आज ट्रिविया में जो हम आपके लिए ट्रिविया लेके आए हैं, ये सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल है। अच्छा सवाल लगा मुझे तो मैं आपके लिए लेके आया। और ये करीब करीब 1000 साल पहले की घटना है कि महमूद आया था और उसने जो है सोमनाथ टेम्पल को लूटा था और डिस्ट्रॉय किया था। तो आपको इस चीज का जवाब देना है, वह प्रसिद्ध इतिहासकार जिसने महमूद गजनवी के साथ भारत का दौरा किया था, उसका क्या नाम था? इसका जवाब आप बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा सवाल है, उसके बारे में फिर हम आगे और क्लासेस में डिस्कस करेंगे कौन सा हिस्टोरियन था। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि एक ट्रिविया लेके आते रहें, हर बार एक ट्रिविया लाते रहें, और ट्रिविया वही होगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। आप इसका जवाब दीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें आपको PDF मिलेगी वो नीचे दे रखा है। चलिए फिर कल मिलेंगे, कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।